पहले अररिया, अब मुंगेर, अपराधी कब होंगे ढेर। हर हाल में एक्शन होगा और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। सरकार की ओर से खुली छूट है। निशाने पर सिपाही, जंगल राज पर लड़ाई। सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। प्रतिदिन 200 हत्याएं हो रही हैं बिहार में। चाचा पर भतीजा गरम, याद दिलाया मुख्यमंत्री धर्म। बैठे लोग जो है अपराधियों के लिए नियम बदल रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं, सीएम हाउस आवास बुला करके मिल रहे हैं। लगातार 200 राउंड गोली चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश की अग्नि परीक्षा, खतरे में खाकी की सुरक्षा। सुशासन बाबू का राज, बेखौफ बंदूकबाज। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। सुशासन बाबू का राज, बेखौफ बंदूकबाज। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। दावा किया जाता है कि लालू यादव के जंगल राज से बिहार से सुशासन पर लाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं। 2 दिन के अंदर 2 दारोगा की हत्या ने बिहार में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। बेखौफ बदमाशों के निशाने पर सिर्फ आम आदमी नहीं है, पुलिस वालों की भी हत्या हो रही है। और इसीलिए इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस नीतीश के राज को जंगल राज कह रही है, तो आरजेडी महाजंगल राज। वहीं बीजेपी इसके पीछे साजिश देख रही है। सबसे पहले मुंगेर की रिपोर्ट देखिए। हम दौड़ के गए, उनको बुलाए, तो फिर वहाँ आपका एक आदमी को मार के मेरे दरवाजे पर रख दिया है। विवाद को सुलझाने के दौरान ही के सर पे प्रहार किया गया। शार्प इंजरी ब्रेन में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। 7-8 स्पेस जगह पर शार्प इंजरी थी। क्या बिहार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है? क्या अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है? एएसआई संतोष की हत्या के बाद एनकाउंटर में आरोपियों को पकड़ लिया गया। लेकिन सवाल है, जिन पुलिसकर्मियों से लोग सुरक्षा की उम्मीद लगाए रहते हैं, वही पुलिसकर्मी अब खतरे में क्यों हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आए दिन बिहार में अपराधी पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। इस बार अपराधियों ने मुंगेर में एएसआई संतोष की जान ले ली। होली के दिन एएसआई संतोष को क्यों मारा, उस कहानी को जानने से पहले डॉक्टर से सुनिए कि अपराधियों ने झगड़ा छुड़ाने गए एएसआई संतोष को कितनी बेरहमी से मारा। जब वो यहाँ हमारे अस्पताल के अंदर आए तो वेरी सिक कंडीशन में, बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहाँ पे पहुँचे। तो हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि चॉप इंजरी है, लेकिन शार्प इंजरी ब्रेन में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। हमलावरों ने सिर में धारदार हथियार से इतनी बार वार किया था कि खोपड़ी फट गई। डॉक्टर भी सिर के हालात देखकर हैरान था। हमको लगता है 7-8 स्पेस जगह पर शार्प इंजरी थी। हमें लग रहा था कि शायद किसी धारदार हथियार से मारा गया है, जिससे इनका जो सल्की गायरी ब्रेन का होता है वो स्कल्प को तोड़ते हुए बाहर आया था और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके कारण मरीज की स्थिति बहुत ही सीरियस थी। हालत इतनी खराब थी कि मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एएसआई संतोष को वहां से रेफर कर दिया, लेकिन वो बच नहीं पाए। हायर सेंटर के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक एएसआई की मौत के बाद पुलिस एक्शन में आई और एक एक कर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की तैयारी देखिए। आरोपी गुड्डू यादव पुलिस की गिरफ्त में था। उसकी निशानदेही पर पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने जा ही रही थी, लेकिन उस दौरान गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हमारा ड्राइवर जो था थोड़ा जल्दी पकड़ने के मूड में हम लोग थे, जल्दी पकड़ा जाए। ब्रेक लिया, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर बाएं साइड में आम का पेड़ में लग गया। मौके का फायदा उठाकर आरोपी गुड्डू यादव ने एक सिपाही के हाथ से हथियार छीन लिया और भागने लगा और पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी और आरोपी गुड्डू यादव फिर पकड़ लिया गया।
एसएचओ के द्वारा उसको वार्निंग दिया गया। वार्निंग के बाद जो है अगर वो नहीं माना जब तो नियंत्रित फायरिंग किया गया आत्मरक्षा, और जिससे गुड्डू यादव के पैर में गोली लगी है और अभी सदर अस्पताल में जो अभियुक्त है गुड्डू यादव उसका इलाज चल रहा है, और जो पुलिसकर्मी एक्सीडेंट में घायल हुए हैं उनका भी इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल है कि झगड़ा सुलझाने गए एएसआई संतोष को अपराधियों ने क्यों मारा। इस सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है, लेकिन वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस को बुलाने वाले व्यक्ति ने एबीपी न्यूज से पूरी कहानी बताई। जब प्रशासन बोले कि आप लोग उधर रहिए, हम जाते हैं उसको समझा देते हैं, वो गए। उसके बाद हमको सोपड़ी बड़ा है कि चलो हटो मामला यहाँ, अब प्रशासन आ गया तो प्रशासन साम लेगा। उधर से देखे कि एकदम हम उस टाइम यहाँ पर में हम पीछे चल गए थे, उस टाइम औसे आ करके वो सब यहाँ पर बच्चा बोले मेरी मैडम बोली कि यहाँ पर लाश पर धर दिया है, और देखिए यहाँ पर तो प्रशासन गाड़ी जो थी 112 आगे लगी हुई थी, तो हम दौड़ के गए उनको बुलाए कि सर वहाँ आपका एक आदमी को मार के मेरे दरवाजे पर रख दिया है। तो फिर वो बोले कि ठीक है प्रशासन गाड़ी आ रही है तब जाएंगे, अकेला हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी व्यक्ति के परिवार से आरोपियों ने झगड़ा किया था, इसके बेटे के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद ये थाने पहुंचा और पुलिस से मदद मांगी। उसके बाद ही एएसआई संतोष मौके पर पहुंचे, लेकिन होली के दिन ही आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। वो अपना पटना में घर बनाए हुए हैं, उनको एक लड़का है, उनका परिवार है। क्या चाहते हैं अब आप लोग कि क्या सरकार से क्या चाहते हैं, किस प्रकार? सरकार से अब यही चाहते हैं कि जो उनके बनता है वो मिले और उनके परिवार को नौकरी मिले। एएसआई संतोष के गांव में मातम है, परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस विभाग ने भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में पुलिसकर्मियों पर हमले साल दर साल बढ़ रहे हैं। 2020 में 77 हमले हुए और उसके बाद आप देखिए 2021 में आंकड़ा पहुंच गया 97 तक और 2022 में 404 ये पुलिस वालों पर जो हमला किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। इस साल ही जनवरी से लेकर अब तक हुई वारदातों पर अगर नजर डालेंगे तो पुलिस पर हमले के साथ साथ अपराध की और भी कई घटनाएं घटी हैं। 14 मार्च मुंगेर में एएसआई की हत्या होती है, 13 मार्च अररिया में एएसआई की हत्या, 10 मार्च को आरा के तनिष्क शोरूम में लूट की घटना सामने आई थी, 5 मार्च को हाजीपुर में लूट, महिला को गोली मार दी गई थी। 4 मार्च की बात की जाए तो हाजीपुर में स्कूल पर बम फेंके गए और 26 फरवरी को बेगूसराय में सरेआम फायरिंग से दहशत का माहौल बन गया था। जबकि 15 फरवरी की बात की जाए तो सीतामढ़ी में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक शख्स को गोली मार दी गई थी और 14 फरवरी को पटना में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चली थी। जबकि 10 जनवरी की जो घटना है उसकी बात की जाए तो सारण में 32 लाख रुपए की लूट हुई। यानी कानून व्यवस्था का क्या हाल है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है और बिहार में जंगल राज का आरोप लगा रहा है। बिहार में 2 दिन के अंदर 2 एएसआई की हत्या ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पहले अररिया में एएसआई की पीट कर हत्या हुई, फिर मुंगेर में एएसआई की हत्या कर दी गई। इसे लेकर अब बिहार में सियासी पारा बढ़ गया है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है। सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है, माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। नीतीश कुमार जी अगर जमीनी स्तर पर अगर रिपोर्ट लें तो इनके प्रशासन के लोग भी सुरक्षित नहीं है। दरोगा भी जो है, सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इन्हीं के राज्य में जो है हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की। कांग्रेस ने भी आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए नीतीश सरकार पर हमला किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार में जंगलराज नाम से एक पोस्ट लिखा है। जिस राज्य में पुलिस ही अपराधियों से सुरक्षित ना हो वहां आम जनता भला कैसे सुरक्षित रहेगी। ये मामले बिहार की एनडीए सरकार में खोखली कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार सो रही है। यहाँ जनता दहशत के साए में जीने को मजबूर है, लेकिन बीजेपी जेडीयू बेशर्मी से कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। बीजेपी इसे सोची समझी साजिश बता रही है और वहीं जेडीयू का कहना है कि बिहार में किसी भी हालात में अपराधियों का मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है,
यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसका या विपक्ष का तरीका भी संभव है। इस घटना में रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एक एक व्यक्ति की जगह सलाखों के पीछे होगी। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता। सरकार की तरह अब पुलिस भी दावा कर रही है कि ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि कोई भी अपराधी पुलिस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसमें जो कार्रवाई होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे पुलिस पे इस प्रकार के हमले के मामले प्रकाश में नहीं आएंगे। फिलहाल पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि पुलिस वालों पर ऐसे हमले कब तक होते रहेंगे। जिस कानून व्यवस्था का हवाला देकर नीतीश कुमार किसी जमाने में तत्कालीन आरजेडी सरकार को घेरते थे, अब उसी को लेकर वो सवालों के घेरे में है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और होली पर देश के अलग अलग शहरों से हिंसा की कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपको दिखाते हैं। नफरती मंशा उससे झलकेगी। कहीं जुलूस पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, कहीं डीजे पर ऐसा बवाल मचा कि पत्थरबाजी से युद्ध शुरू हो गया। झारखंड का गिरिडीह हो, पंजाब का लुधियाना इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि धार्मिक त्योहार पर इस तरह का उन्माद क्या सोची समझी साजिश है? होली के उत्सव पर आई ये तस्वीरें रंग में भंग डालने वाली हैं, क्योंकि जब गुजिया की मिठास के साथ होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, तब झारखंड के गिरिडीह और पंजाब के लुधियाना और अमृतसर की फिजाओं में नफरती रंग उड़ाया जा रहा था। झारखंड के गिरिडीह में होली पर नफरती मंशा इस कदर हावी थी कि एक जुलूस से शुरू हुई बात पत्थरबाजी से आगजनी तक पहुंच गई। उपद्रवियों ने पहले पत्थर बरसाए और जब इससे भी नफरत की आग नहीं बुझी तो आसपास की दुकानों में आग लगा दी। आप देख सकते हैं कि आग की ऊंची ऊंची लपटें हैं, आसमान में धुएं का गुबार है और दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह के धोरथंबा में होली के मौके पर एक जुलूस निकाला गया था, जिसका दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया तो बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते पत्थरबाजी पर पहुंच गई और फिर उपद्रवियों ने फुटपाथ पर संचालित कई दुकानों में आग लगा दी, जिससे एक बड़ा इलाका हिंसा की आग में जल उठा। लेकिन जैसे ही हिंसा की जानकारी पुलिस को मिली, आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। इलाके का हर एक सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। जो भी हमारा सभी सिचुएशन तुरंत कल कंट्रोल हो गया था और तब से कंट्रोल में है और यहाँ पे हमारा प्रॉपर पुलिस का मजिस्ट्रेट का नियुक्ति हो चुका है और हम लोग चौकन्ना रखे हुए हैं। इसके अलावा पूरे खोरी में वनमंडल में अलग अलग ब्लॉक, अलग थाना भी हम लोग सतर्कता रखे हुए हैं। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है। बीजेपी विपक्ष में है, जो गिरिडीह की घटना को लेकर पूरी तरह से पार है। 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है, और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है। कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरफ प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। दो धर्मों के बीच उपलब्धियां बताने को तो हमारे विरोधियों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ एक यही फसल है। लेकिन सवाल बड़ा है कि होली पर हिंसा किसके दिमाग की मंशा थी? क्योंकि हिंसा की आग में सिर्फ झारखंड का गिरिडीह ही नहीं, पंजाब का लुधियाना भी खूब झुलसा है। क्योंकि देश में होली का त्योहार रंग और गुलाल उड़ाकर मनाया जा रहा था, तब लुधियाना में दो समुदायों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। पत्थरबाजी की और भी वीडियोस आई हैं, जिसमें न सिर्फ सड़कों पर
बल्कि छतों पर से भी लोग पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। इस हिंसा में कई लोग घायल हो गए, कईयों को गंभीर चोटें आई हैं। ये मस्जिद है जहां पिछले कल 2 बार जो है शरारती तत्व जो हैं वो इकट्ठा हुए और उन्होंने इस मस्जिद पे पथराव भी किया। नमाजी जो है नमाज अदा कर रहे थे उस वक्त अंदर जब है, पहले ये घटना जो है दोपहर के वक्त होती है जब कुछ शरारती तत्व आते हैं और यहाँ शोर शराबा करते हैं और उसके बाद फिर शाम के वक्त एक बार फिर से शरारती तत्व यहाँ आते हैं और यहाँ मस्जिद पे पथराव भी किया जाता है। सिक्योरिटी जो पुलिस फोर्स यहाँ लगी होती है उनके ऊपर भी पथराव किया जाता है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा विवाद डीजे पर तेज आवाज पर गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ लोग डीजे बजाकर होली खेल रहे थे तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान दोनों में कहासुनी हुई और फिर विवाद हिंसा में बदल गया। उनको यहाँ से गली गली हम मस्जिद तक सबको पहुँचाए हैं, इनकी सेफ्टी के लिए कि ऐसा कुछ माहौल खराब ना हो, हमारे एरिया का हमारा भाईचारा खराब ना हो। लेकिन जब शाम का टाइम हुआ सर, शाम के टाइम उधर से ईंटें चलना चालू हो गई, ईंटें में उधर से सर जब ईंटें चलना चालू हुआ तो हमारा एक बंदा घायल हुआ। इतना समझाया गया कि यहीं पे रहना है, सब लोग मिलजुल के रहो, अपने यहाँ नमाज पढ़ने दो, आराम से पढ़ लेने दो। 2 बजे का टाइम था, 1:30 बजे जो नमाज होती है वो हम लोग पढ़ के 2 बजे बाहर निकले, आराम से सारे चले गए, अपने अपनी जगह पे चले गए। उसके बाद में ये माहौल बना रहे हैं इकट्ठे होके, यहीं पे गोली, यहाँ पे हम लोगों ने कहा 200-300 आदमी से ऊपर, 200-300 आदमी पूरी तरीके से प्लानिंग की हुई। फिलहाल पुलिस ने धारा 194G, 191G, 190 और 299 के तहत FIR दर्ज की है। अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि 15 लोगों को डिटेन किया गया है। उपद्रवियों की पहचान के लिए CCTV की मदद ली जा रही है। होली के त्यौहार के दौरान यहाँ पे डीजे चल रहा था, इस तरफ जो इनकी नमाज हो रही थी, तो पहले एक बार नमाज होके सब चला गया। फिर शाम को जब नमाज हुई तो थोड़ा सा जो इनमें तो आपस में थोड़ा इनका टकराव हुआ तो पत्थरबाजी जो शुरू हो गई। सो दोनों तरफ से, इस तरफ से पत्थरबाजी चली, उस तरफ से चली, तो कुछ पत्थर जो है मस्जिद पे भी लगे। स्थानीय लोगों की तरफ से भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि शासन प्रशासन पहले से ही ऐसी स्थिति से निपटने की कोई तैयारी क्यों नहीं करता, क्योंकि होली पर अमृतसर का ठाकुर द्वारा मंदिर भी नफरत का शिकार हो गया। जहां बीती रात करीब 12:40 पर 2 बाइक सवारों ने अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसका CCTV फुटेज सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि 2 बाइक सवार आते हैं जो कुछ सेकंड्स मंदिर के बाहर खड़े होते हैं और कोई चीज मंदिर की तरफ फेंकते हैं। जैसे ही वो वहां से भागते हैं, इसके तुरंत बाद मंदिर पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा इलाका बम के धमाके से गूंज उठता है। इस बम धमाके से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जब ये हमला हुआ तब मंदिर के पंडित भी अंदर सोए हुए थे, जो बाल बाल बच गए। मोटरसाइकिल तो उतर के एक जना पिछे वाला उतर के 2 मिनट उन्हें रेकी की, मौके के हालात उन्हें देख के उस तो बाद जो ग्रनेड है वो कढ़ के इस मंदिर ते धार्मिक मंदिर के उपर बंब का ग्रनेड है वो सुटिया गया। पुलिस बम धमाके की जांच कई एंगल से कर रही है, जिसमें एक एंगल पाकिस्तानी साजिश का भी है। CCTV ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ISI ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। शनिवार को फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची थी। अमृतसर में होली के दिन मंदिर पर हुआ धमाका लोगों की आस्था पर भी हमला है। होली पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम का सैंथिया इलाका भी अखाड़े में बदल गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में डीजे की आवाज ने भी विवाद को हवा दे दी। यूपी के मथुरा में जबरन रंग लगाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पश्चिम बंगाल में बीरभूम, उत्तर प्रदेश में मथुरा और महाराष्ट्र में बुल्ढाना। जब देश के तमाम हिस्सों में रंग और गुलाल उड़ रहा था, लोग गले मिल रहे थे, बीरभूम, मथुरा और बुल्ढाना में हिंसा का शोर उठ रहा था।
रंग की जगह पत्थर बरस रहे थे। पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम की तस्वीरें देखिए। बस्ती के बीच मैदान में भीड़ एक दूसरे पर ऐसे पत्थर बरसा रही है जैसे कोई जंग का अखाड़ा हो। हैरानी की बात यह है कि पुलिस मौजूद है, लेकिन हिंसा पर आमादा भीड़ रुकने को तैयार नहीं। नतीजा पुलिस को भीड़ पर लाठियां बरसानी पड़ी। मामला पश्चिम बंगाल के बीरभूम के सैंथिया इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहां नशे में धुत कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते दो समुदायों के बीच हिंसा का कारण बन गया और होली के मौके पर दोनों समुदाय एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। हिंसा में कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। सैंथिया नगर पालिका, हटोरा, मठपालसा, हरिसरा, दरियापुर और फुलूर इलाकों में 17 मार्च तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। वहीं होली के मौके पर हुई हिंसा को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। दुर्गा पूजा का दिन दुर्गा पूजा करने नहीं होगा, दुर्गा पूजा का ढाक नहीं बजेगा, घंटा नहीं बजेगा, ये जिहादी लोग आके मेटिया बुर्ज में फतवा जारी करता है। आज लक्ष्मी पूजा का दिन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का मूर्ति को भांगचूर किया जाता है। डोल उत्सव एक दिन होता है, आज मुसलमान लोग पत्थरबाजी कर रहे, तो ये कौन करवा रहे? प्रशासन चुप क्यों है? होली पर बीरभूम में हिंसा के बहाने बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं को जय श्री राम कहने से रोका जा रहा है। बीरभूम में हिंसा के जरिए बीजेपी संदेश देने में जुटी है कि ममता बनर्जी की सरकार में एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यूपी के मथुरा में हुई हिंसा पर चुप्पी साध रखी है। दरअसल होली पर मथुरा के बाटी गांव में जबरन रंग लगाने को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। नतीजा होली के खुमार में डूबे गांव में दहशत का माहौल बन गया। तस्वीरें देखिए, गांव के सकरे से रास्ते और छतों पर खड़े लोग एक दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंक रहे हैं। तो खुशी के त्योहार को कैसे ये नफरती मातम में बदल देते हैं वो आपने देखा। सुनीता पर शनि दृष्टि, लौट रही भारत की बेटी। 9 महीने से फंसी जान, अब तक फेल रहा प्लान। अब नासा ने भेजा ड्रैगन अंतरिक्ष में, मिशन इम्पॉसिबल। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर, डॉकिंग से पहले धक धक। सुनीता को लाने की तैयारी, स्पेस में चैलेंज भारी। पूछ रही भारत की बेटी, धरती पर कब वापसी? सुनीता पर सस्पेंस, फाइनल काउंटडाउन। जब कभी स्पेस साइंस का जिक्र होगा और खास तौर पर एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्रियों की चर्चा होगी, तो उसमें भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स की बात जरूर होगी। एक ऐसा नाम जो करीब 1 साल से लगातार सुर्खियों में है। चर्चा किसी बड़ी खोज या किसी बड़े कारनामे के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में उनके लंबे संघर्ष को लेकर होती रही है। करीब 9 महीने पहले जून 2024 में सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कहा गया था कि सुनीता 8 दिनों में अपना मिशन पूरा कर लौट आएंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। तब से लेकर अब तक कई बार सुनीता को धरती पर वापस लाने का प्लान बना, लेकिन आखिरकार यह मिशन तब शुरू हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के लिए रवाना हो चुका है। अब देखना है कि सुनीता और उनके साथियों की धरती पर वापसी कब होगी।
कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, 14 मार्च शाम 7:03। अमेरिकी समय के मुताबिक ठीक इसी वक्त नासा की ओर से स्पेसएक्स का क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया। इसी के साथ अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के लिए वापस धरती पर लौटने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। आसमान में हौसले की उड़ान भरने वाली सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी कब तक होगी? 9 महीने से भी ज्यादा वक्त से अंतरिक्ष में रहने को मजबूर सुनीता की वापसी पर सस्पेंस कब खत्म होगा? सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से सुरक्षित धरती पर लाने की नासा की तैयारी कितनी फुल प्रूफ है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब दावे से नासा भी नहीं दे सकता, बस दिलासा दे सकता है कि सुनीता और उनकी टीम बहुत जल्द धरती पर होगी। लेकिन कब तक? क्योंकि सुनीता विलियम्स पिछले साल जून महीने से ही अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और इस दौरान कई बार उनकी वापसी टल चुकी है। कभी मौसम की खराबी तो कभी तकनीकी खामी। उनकी वापसी की राह में कई विलेन हैं। I know everything about it. I said, we have 2 astronauts that are stuck in space. I have asked Elon, I said, do me a favor, can you get him out? He said, yes, he is preparing to go up, I think, in 2 weeks. तो इस बार अमेरिका का दावा और नासा का इरादा कितना पुख्ता है? इस बार सुनीता की वापसी की उम्मीद कितनी मजबूत है और क्यों है, बताएंगे आपको। पर पहले उस सुपर टीम से मिलिए जो अंतरिक्ष में सबसे मुश्किल मिशन के लिए छलांग लगा चुकी है। कमांडर एनी मैकलेन, नासा। पायलट निकोलायस, नासा। एस्ट्रोनॉट ताकुया ओनिशी, जापान। और कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव, रूस। इन 4 जांबाजों के बदले में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहले से मौजूद क्रू 9 मिशन के 4 वैज्ञानिक पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। इनमें कमांडर सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर, एस्ट्रोनॉट निक हेग और रूस के कॉस्मोनॉट अलेक्सांद्र गोरबुनोव शामिल हैं। यानी सुनीता और उनके साथियों की वापसी के लिए क्रू 10 मिशन की कामयाबी जरूरी है। ये लोग सब जो गए हुए हैं उनमें एक अपना जुनून होता है, तो वहाँ पे वो हताश वगैरह नहीं हुए थे। वो खुशी से रहे, वहाँ पे 8-9 महीने खुशी से रहे। और यदि आप जिन्होंने कुछ इनके वीडियो देखे होंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो कभी भी किसी के चेहरे पे कोई शिकन या शिकवा कोई नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर है, जैसे अभी आपने कहा कि घर वापसी को तो कौन मतलब हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं अपने घर जाऊं। से सुनीता विलियम्स ने कहा उनके 2 कुत्ते हैं, वो उनसे मिलना चाहेंगी, तो उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है ये। हालांकि धरती पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद भी सुनीता और उनके साथियों को लंबे वक्त तक कई चैलेंज का सामना करना होगा। जमीन पर खड़ा होकर चलने से लेकर खाने पीने और सोने तक हर चीज की शुरुआत फिर से किसी बच्चे की तरह करनी होगी। लेकिन ये तो बाद की बात है, इसलिए इन चुनौतियों की बात भी बाद में करेंगे। फिलहाल ये बताते हैं कि स्पेस में सुनीता और उनके साथियों पर सस्पेंस क्यों है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा सुनिए। I know everything about it. I said, we have 2 astronauts that are stuck in space. I have asked Elon, I said, do me a favor, can you get him out? He said, yes, he is preparing to go up, I think, in 2 weeks. So I've authorized Elon a week ago. I said, I've authorized Elon Musk to go and get him. And he's prepared to do so. 7 मार्च को ट्रंप ने मीडिया के सामने ये दावा किया कि अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाया जाएगा। उसके बाद ही इस मिशन की तारीख और समय का ऐलान भी कर दिया गया। अमेरिकी समय के मुताबिक 12 मार्च की शाम 7:48 पर यह मिशन लॉन्च होना था। नासा की ओर से स्पेसएक्स का क्रू 10 मिशन पूरी तरह तैयार था। मिशन के 4 सदस्यों को लेकर ड्रैगन स्पेस यान उड़ान भरने वाला था। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में
कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्चिंग होनी थी। यानी सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन ट्रंप का वादा और नासा का इरादा दोनों पर तब ब्रेक लग गया जब तकनीकी खराबी और खराब मौसम के चलते क्रू 10 मिशन की लॉन्चिंग टाल दी गई। नासा की तरफ से ये कहा गया कि लॉन्चिंग के लिए तैयार स्पेसक्राफ्ट के हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ दिक्कत थी, इसी वजह से उसे अंतरिक्ष में भेजना खतरे से खाली नहीं था। लॉन्चिंग टलते ही नासा सेंटर से लेकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक मायूसी छा गई। धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ISS की कमांडर सुनीता और उनके साथियों की वापसी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अपनी पूरी जिम्मेदारी रूसी कमांडर अलेक्सी ओचिनिन को सौंपकर सुनीता विदाई संबोधन भी दे चुकी थी। There's so much to do for fun in space. I don't know, did you guys see our Olympics video, huh? I mean, it's amazing what you can do up in space for fun. Even on Saturdays when we clean, it's fun because like we have vents down here, but all I got to do is go upside down, you know, with the vacuum cleaner or whatever, and I could do everything from a different perspective. So I think just living in space is super fun. नासा के पहले प्लान के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहता तो अमेरिकी समय के हिसाब से 13 मार्च सुबह 10 बजे तक ड्रैगन स्पेस यान ISS पहुंच जाता और 16 मार्च तक सुनीता समेत चारों वैज्ञानिक धरती पर होते। लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट में समस्या आ गई। बताया गया कि रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम में हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, साथ ही मौसम भी खराब हो गया। इसके बाद नासा ने लॉन्चिंग तो टाल दी, लेकिन उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं। We stand down for today and we look for another opportunity. So sure enough, there's always something that you don't expect. So नासा का प्लान 2 तैयार था। अमेरिकी समय के मुताबिक 14 मार्च शाम 7:03 पर लॉन्चिंग का नया समय तय हुआ। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया। 15 मार्च की रात 11:30 बजे तक इसके ISS पर पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय समय के मुकाबले अमेरिका का EDT यानी ईस्टर्न डेलाइट टाइम करीब 11:30 घंटे पीछे है। इसीलिए भारतीय समय के अनुसार लॉन्चिंग शनिवार सुबह हुई और रविवार सुबह तक ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंच जाएगा। हालांकि अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सुनीता और उनकी टीम के लिए पृथ्वी पर वापसी का काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है और अगर मौसम विलेन नहीं बना या कोई नई तकनीकी खराबी नहीं आई तो अगले 5 दिन में सुनीता की वापसी का मिशन पूरा हो जाएगा। देखिए, आज शनिवार है और अमेरिकी समय के मुताबिक सुनीता विलियम्स को लाने गया अंतरिक्ष यान शनिवार रात करीब 11:30 बजे तक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचेगा। लेकिन भारत में उस समय रविवार की सुबह हो रही होगी, यानी कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे आप जान जाएंगे कि यह अंतरिक्ष यान अपनी मंजिल पर पहुंच पाया या नहीं। अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ दिनों की औपचारिकता के बाद सुनीता और उनके साथियों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धरती के लिए रवाना होगा। नासा के वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि 20 मार्च यानी गुरुवार तक यह मिशन पूरा हो जाएगा। सुनीता विलियम्स ने अपने विदाई भाषण में संकेत दिया था यह उनका अंतिम स्पेस मिशन होगा, लेकिन सवाल तो यह है कि धरती पर लौटने के बाद सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष के हैंगओवर से कैसे रिकवर करेंगे, यानी पृथ्वी के माहौल में कैसे सेट होंगे, वो भी तब जबकि उन्होंने लगातार 9 महीने अंतरिक्ष में बिताए हैं। 3, 2, 1, ignition, full power, and liftoff. Crew 9, go SpaceX, go Falcon, go NASA. liftoff of Crew 9 now soaring to 5 जून 2024 स्टारलाइनर की लॉन्चिंग। यही वो तारीख थी जब भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर को लेकर स्टारलाइनर विमान 8 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर निकला था। from teams here on the ground. लेकिन अंतरिक्ष में जाने के बाद दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, पर सुनीता और विलमोर धरती पर नहीं लौट पाए क्योंकि यान के कुछ थ्रस्टर्स खराब हो गए और स्टारलाइनर के हीलियम सिस्टम में भी कई लीक देखे गए। उसके बाद स्टारलाइनर तो बिना क्रू के ही वापस धरती पर लौट आया,
पर सुनीता और विल्मोर को अंतरिक्ष में बने ISS में ही आसरा लेना पड़ा। हालांकि इस दौरान सुनीता और उनके साथियों के कई वीडियो सामने आते रहे। क्रिसमस से लेकर नए साल की बधाई संदेश तक उन्होंने अंतरिक्ष से ही भेजे, पर उनकी धरती पर वापसी का मिशन अब कहीं जाकर शुरू हो पाया। जाहिर है सुनीता और उनकी टीम खासी उत्साहित है। Had opportunities to do all sorts of science, spacewalks. It's varied and pretty awesome, actually, opportunity to do something different every single day. इन 9 महीनों में सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने अंतरिक्ष में कई बड़े प्रयोग किए, जो कई तरह के बड़े वैज्ञानिक शोध के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। Are called astrobees. So they actually can come off the wall and fly around. Huge opportunities for people to test out guidance navigation control on a quote-unquote spacecraft in microgravity inside here. So we have companies, universities, students all flying these astrobees around at different times. Some of them are actually even grabbing onto other pieces that we might have floating around, and that might help us clean up space debris. We have a tray right here that does some combustion experiments. Right on the other side of Butch is a glove box where we've done some stem cell research as well as DNA sequencing. And there's an airlock where it can take payloads out of the space station, and those could be Earth observation satellites, they could be launchers of other microsatellites, they could be doing all sorts of amazing stuff. बेशक सुनीता ने अंतरिक्ष में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, लेकिन सवाल ये है कि इतने लंबे समय बाद धरती पर वापस आकर वो यहाँ के वातावरण से कैसे तालमेल बिठाएंगी, क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सामना करना आसान नहीं होता। शरीर की लंबाई बढ़ जाती है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए धरती पर लौटकर चलना फिरना तो दूर, अपने पैरों पर खड़े होना भी बड़ी चुनौती होती है। लैंड पर आने के बाद उन्हें बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, उनके पैरामीटर्स या वाइटल ऑर्गन्स, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है क्या, लेकिन ये दोनों मेंटली फिजिकली फिट है, तो वी आर होपिंग दैट दे विल बी फिट, और आशा है कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगी। अंतरिक्ष में सुनीता का साहस और शौर्य दुनिया देख चुकी है। बतौर एस्ट्रोनॉट उनका अनुभव काफी पुराना है। वो 2 बार इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की कमांडर रह चुकी हैं और कई बड़े मिशन को अंजाम तक पहुंचा चुकी हैं। इसलिए धरती पर वापसी के बाद उन्हें फिर से सामान्य होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।